ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट्स एंड डायमेंशन से। अब हम पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं और तभी हम यूनिट्स के बारे में जान पाएंगे, डायमेंशंस के बारे में जान पाएंगे। पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्योंकि आपकी जो यूनिट है, डायमेंशंस है, किसी क्वांटिटी के साथ ही रिलेटेड होते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर या फिर मैथमेटिक्स में किसी में भी, तो जिसको भी मेजर किया जा सकता है किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसी मीटर स्केल की हेल्प से, हम एरिया को माप सकते हैं। अगर लेंथ मेजर कर ली तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ को करके एरिया भी मापा जा सकता है। तो एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी ही है, वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम बताते हैं कि इस बोतल में इतना लीटर पानी आ सकता है, तो लीटर क्या है? लीटर एक मेजर करने, वॉल्यूम को मेजर करने का ही तो एक यूनिट है। तो जिस भी क्वांटिटी को आप मेजर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, तो वो हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम कंपैरिजन का यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए, क्योंकि मेजर तो करना है ना। अगर किसी भी क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया है तो वो कितनी है वो क्वांटिटी, उसके मेजरमेंट को बताना बहुत ही जरूरी होता है फिजिक्स के अंदर, उसको क्वांटिफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। तो हम बताते हैं कि वो क्वांटिटी कितनी है, और ये कितनी बताने के लिए हम एक कंपैरिजन का मेथड यूज करते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो बुक्स हैं, एक बुक है ये वाली ऐसे, और एक बुक है मेरे पास ये, दोनों बुक रखी हुई हैं। और मुझे दिख रहा है ये बुक जो है फर्स्ट बुक, ये मोटी है, और जो सेकंड बुक है वो थोड़ी सी पतली है, इसकी थिकनेस कम है और इसकी थिकनेस क्या है? ज्यादा है। तो अगर मुझे इसकी थिकनेस के बारे में बात करनी है, इसकी थिकनेस को मेजर करना है, तो मैं नॉर्मली ऐसा बोल सकता हूं कि फर्स्ट बुक की जो थिकनेस है वो सेकंड बुक के कंपैरिजन में डबल है। तो हमने इसको एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन के लिए यूज कर लिया कि इसके साथ मैं कंपेयर करूंगा, और इसके कंपैरिजन में ये वाली बुक, फर्स्ट वाली बुक जो है वो दो गुनी है, दो गुनी थिकनेस की है। तो इसकी थिकनेस को तो क्या माना गया है? इसकी थिकनेस को तो बेस मान लिया गया ना, एक स्टैंडर्ड यूनिट की तरह मान लिया गया। तो इस एग्जांपल में क्या लिखा मैंने? थिकनेस ऑफ सेकंड बुक is equal to 2 times thickness of first book। तो सेकंड बुक की थिकनेस फर्स्ट बुक के कंपैरिजन में डबल है। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कंपैरिजन का एक मल्टीपल आ रहा है, और ये कंपैरिजन के लिए मैंने यूज किया है। तो ये जो कंपैरिजन वाली स्टैंडर्ड जो क्वांटिटी हमने ली है, इतनी सारी क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये इतनी सारी थिकनेस, इसको हम यूनिट बोलते हैं। और इस यूनिट का एक न्यूमेरिकल पार्ट हमने ले लिया, कुछ मल्टीपल ले लिया कि भाई इसका डबल, इसका हाफ, इसी का ट्रिपल। ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, आपका एक नंबर है, तो यहां पे एक नंबर, और ये हमारी क्या बन गई? जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे थे, इस बुक की थिकनेस की बात कर रहे थे, तो वो हमने मेजर कर ली। तो यहां पे इस तरफ हमारी वो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड आ चुका है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी या एनी फिजिकल क्वांटिटी, या फिर उसको हमने मेजर कर लिया है। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमको दो चीजों की जरूरत पड़ती है कि एक तो यूनिट होनी चाहिए, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होना चाहिए कि इसके साथ हमको कंपेयर करना है, और फिर उसी का कुछ मल्टीपल होगा, उसका एक गुना, उसी का दो गुना, उसी का हाफ, उसी का वन थर्ड, ये होगा। जैसे अब मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। जैसे जैसे मैंने लिखा लेंथ ऑफ द टेबल इज इक्वल टू 5 मीटर। एक टेबल है हमारे पास, और उस टेबल की जो लेंथ हमने मेजर करी वो देखा मैंने 5 मीटर आई है।
तो इस 5 मीटर को कैसे लिख सकते हैं हम? ये कुछ ऐसा लिखा होगा 1 मीटर इंटू 5। तो अगर 1 मीटर का हमको पता होगा तभी तो मैं उसका 5 गुना करने वाला हूं। ओके, अगर मुझे 1 मीटर की डेफिनेशन ही नहीं पता, इसको हम यूनिट बोल रहे हैं, तो लेंथ की जो यूनिट है, मेजर करने की जो यूनिट है, वो मैंने मीटर बताई। तो अगर मुझे 1 मीटर का ही नहीं पता तो मैं 5 मीटर को कैसे देख सकता हूं? नहीं देख सकते ना। तो आपको 1 मीटर के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको हर एक क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई। अगर आपको बोला गया कि आपका एरिया कितना है, तो मैंने बोला कि एरिया यहाँ पे 5 मीटर स्क्वायर है। तो आपको 5 मीटर स्क्वायर का आइडिया कब आएगा? जब आपको 1 मीटर स्क्वायर का पता होगा। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको डिफाइन करने की जरूरत पड़ गई हमको। बताओ 1 मीटर कितना होता है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया कितना होता है, या फिर 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम कितना होता है? तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको मेजर करना हमको पड़ता है। अगर उसका मेजरमेंट हम कर पाएंगे तभी तो हम उसका मल्टीपल बता पाएंगे कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया इतना होता है तो 5 गुना इतना होगा फिर उसका। ओके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम सभी की सभी फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन बनाए। तो कौन याद रखेगा इतनी इतनी फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन को? इसीलिए हमने क्या देखा कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं वो जो दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं बात कर लेता हूं एरिया की ही, सिंपलेस्ट एग्जांपल की हम बात करेंगे क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट बन जाए। जैसे मैंने बात करी एरिया की, तो एरिया क्या होता है? एरिया एक रेक्टेंगल का एरिया ले लेता हूं मैं। इस तरफ इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। तो मैं रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लिख सकता हूं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और ये जो ब्रेड्थ होती है वो भी तो एक्चुअली एक लेंथ ही तो है, ये भी एक लेंथ ही है। तो मैं लेंथ इनटू लेंथ ही लिख देता हूं जनरल फॉर्म में। अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ भी एक टाइप की लेंथ ही होती है। तो लेंथ इनटू थिकनेस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू थिकनेस, वो भी एक लेंथ ही होती है। तो जब मैं लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाता है, और लेंथ को जब मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा था तो मेरे पास एरिया बन गया है। तो इसका मतलब क्या है कि एरिया एक फिजिकल क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर इन दोनों की यूनिट को बताना है, डिफाइन करना है, तो आप सिर्फ लेंथ की यूनिट को डिफाइन कर दो ना। तो आपने अगर लेंथ को ही डिफाइन कर रखा है तो आपको एरिया की यूनिट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 मीटर ये लेना है और 1 मीटर ये लेना है। तो 1 इंटू 1 भी तो 1 ही होता है। तो एरिया बन जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, और आपको 1 मीटर लेंथ तो आपने डिफाइन कर ही ली। तो आपको सिर्फ लेंथ ही डिफाइन करी आपने, और आपने 2 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट को डिफाइन करना नहीं पड़ा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एरिया एंड वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं फोर्स का। फोर्स ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आगे हम इसको पढ़ने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में। फोर्स होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन होता है इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही निकल के आती है। जैसे आपने लेंथ में से लेंथ को माइनस किया तो लेंथ ही बचता है। तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक टाइप से वेलोसिटी ही होती है ओवर टाइम। अब फिर से देखता हूं मैं, मास और जो वेलोसिटी है वो क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा जा सकता है, और एक टाइम पहले भी है नीचे। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमको? यहां से पता चलता है कि फोर्स को डिफाइन करने के लिए, फोर्स की यूनिट को डिफाइन करने के लिए, अगर मैं मास को डिफाइन कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर दूं और टाइम को डिफाइन कर रखा है हमने,
इन तीनों की यूनिट बना रखी है, तो फोर्स को की यूनिट को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि जो फोर्स है वो डिपेंडेंट है इन तीन क्वांटिटीज के ऊपर। ओके, तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी, ये तीनों भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो हमने इन एग्जांपल्स में ये देख लिया कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो कौन कौन सी डिपेंडेंट है और कौन कौन सी क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट है, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में रख लिया है। जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, और उन क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ओके, देख लेते हैं एक बार। तो दो टाइप से मेजरमेंट हमने कर दिया। एक क्वांटिटीज जो फिजिकल क्वांटिटीज होंगी हमारी, एक तो होगा हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज, और अगर इनको हमको डिफाइन करना है तो मैं लिख सकता हूं विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटी, विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। और इस तरफ जो है वो उनको हम बोलेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज। जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड होती हैं, उनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। तो विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे कुछ एग्जांपल अभी अभी हम इनके देख चुके हैं, एरिया, फोर्स, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम। और यहां इनके जो एग्जांपल आने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है वो टोटल 7 ही हैं हमारी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज भी हम बोलते हैं। तो अब देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं हमारी। तो बेस क्वांटिटी भी इनको हम बोलते हैं, और टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं हमारी, जो किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, वो खुद में ही अकेली हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं हमारी, उन सभी क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी आती है वो है हमारी मास। ये क्वांटिटीज मैं यहां पे लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटीज। एक होती है आपके पास लेंथ, नंबर 3 पे आता है आपका टाइम, 4th पे आता है आपका टेम्परेचर, एक होती है आपकी इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और नंबर 7 पे ल्यूमिनस, इंटेंसिटी। तो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं हमारे पास, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। आपका मास जो है वो अकेला ही है, किसी और फिजिकल क्वांटिटीज को लेके नहीं बना है। इसका मतलब है कि जो मास की यूनिट होने वाली है वो हमको डिफाइन करनी पड़ेगी।
ओके। इसी तरीके से लेंथ को भी, टाइम को भी, हर एक क्वांटिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट्स हैं वो क्या है मेजर करने के लिए, वो क्या क्या रखी हुई हैं हमने तो नहीं, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ऑर्गेनाइजेशन ही आपकी डिसाइड करती है कि मास की यूनिट क्या होगी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, और वो कुछ है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। यही बॉडी जो है आपकी डिसाइड करती है कि कौन सी क्वांटिटी के लिए कौन सी यूनिट्स होंगी, और टाइम टू टाइम उन क्वांटिटीज को चेंज भी करना होता है, क्योंकि कोई भी एरर वगैरह आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि मास की यूनिट हम किलोग्राम डिफाइन कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम कितना होता है उन्होंने डिफाइन कर दिया होगा कि आज के बाद ये 1 किलोग्राम लेना है। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम इनमें कोई भी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो ये जो जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसको लगातार करता रहता है चेंजेस इसके अंदर। तो अब इनकी बात करते हैं हम। मास के लिए जो यूनिट है वो होती है किलोग्राम। लेंथ के लिए जो यूनिट है वो है मीटर। टाइम के लिए सेकंड। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। यहां पे ये के छोटा है और ये वाला के कैपिटल है। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मेजर करते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपकी होती है कैंडेला। और इन यूनिट्स को लिखने के लिए एक ओके, इन यूनिट्स के जो सिंबल हमने बनाए हैं वो देखो कैसे हैं। किलोग्राम को हम के जी से डिनोट करने वाले हैं। के यहां पे स्मॉल है आपका। मीटर को हम स्मॉल एम से मेजर करते हैं, लिखते हैं सॉरी। सेकंड को हम स्मॉल एस से। केल्विन को कैपिटल के से। एम्पियर को कैपिटल ए से। और मोल को एम ओ एल से। और कैंडेला को सी डी से। ये सी छोटा है। तो ये इन यूनिट्स के सिंबल बनाए गए हैं। जो ये कैपिटल और स्मॉल का जो चक्कर है वो कुछ ऐसा है कि जिस भी क्वांटिटी की जो यूनिट है वो किसी साइंटिस्ट के नाम पे होती है, तो उसको ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए हम उसको कैपिटल से लिखते हैं। बाकी जहां पे साइंटिस्ट का नाम नहीं होगा उसको हम कैपिटल से नहीं, स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये कुछ हमारी क्वांटिटीज हैं 7, जो कि बेस क्वांटिटीज हैं। अब कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं उनका। जैसे मैंने बात करी वेलोसिटी की, ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारी होंगी। ऐसा नहीं है कि ये 5 या 10 होती हैं, सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज का एक नंबर है आपका 7। ये बहुत सारी होंगी। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। और ये आपकी एक लेंथ है और ये आपका एक टाइम है। लेंथ को हम मीटर से माप चुके हैं पहले ही, और टाइम को हम सेकंड में माप चुके हैं। तो इसके लिए कोई अलग से यूनिट नहीं बनानी पड़ी है हमको, मीटर पर सेकंड बन चुकी है हमारी यूनिट। ओके। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। तो वेलोसिटी क्या होगा आपका, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां पे एक और टाइम है,
तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, और लेंथ की जो यूनिट होती है मीटर, टाइम इंटू टाइम, टाइम स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट हमने बना ली है एक्सेलरेशन की। इसी तरीके से आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपकी होगी जो कि ड्राइव्ड क्वांटिटी है, उसकी आप यूनिट बना सकते हो, और आपको अलग से इनको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डिफाइन नहीं करना है कि 1 मीटर पर सेकंड कितना होता है, क्योंकि आपको 1 मीटर पता है और आपको 1 सेकंड पता है। जब आप 1 मीटर पर सेकंड निकालने जाओगे तो कैसे निकलेगा ये? 1 मीटर पर सेकंड मतलब वेलोसिटी कैसे निकलेगी, जो कि 1 मीटर पर सेकंड होगी, तो वो निकलेगी 1 मीटर लेंथ से और 1 सेकंड। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 1 मीटर चलता है, डिस्प्लेसमेंट कर लेता है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो अलग से आपको इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ क्या डिफाइन करना है? आपको 1 मीटर डिफाइन करना है, क्या होता है 1 मीटर। आपको 1 सेकंड कितना होता है ये डिफाइन करना है। ओके, अब जो ये 7 क्वांटिटीज हमने लिखी थी, इनकी डेफिनेशन की बात आती है। इनकी डेफिनेशन भी किसी ना किसी दिन हम करेंगे, आज तो नहीं करेंगे डेफिनेटली। तो आगे हम डायमेंशंस के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो डायमेंशन क्या होता है, इसके लिए एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं एक फोर्स का। फोर्स जो है वो होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला हम आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन चीजों को। तो यहां से मैं मास को मास ही रखता हूं, और मैं इस फॉर्मूले को मास इनटू जो एक्सेलरेशन है उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में लेके आना चाहता हूं। तो एक्सेलरेशन को मैंने लिख दिया वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। इसके बाद मैं फिर से वेलोसिटी को चेंज कर सकता हूं, तो मास और वेलोसिटी आपका होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और यहां से 1 बाय टाइम हमारे पास पहले भी था। ओके, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की लेंथ है। तो यहां से मैंने फोर्स को क्या लिख दिया? मास इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ इनटू 1 अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो यहां से टाइम रेज टू पावर -2, और लेंथ जो है इसकी पावर 1 है, और यहां पे मास की जो पावर हमने देखी वो है 1। तो यहां पे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने उठाई, कोई भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आपकी, और यहां से मैंने इसको मास, लेंथ और टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने देखा मास भी, लेंथ और टाइम में तीनों ही क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी थी। तो मैं किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, और जिस तरीके से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन। ओके, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि जो फोर्स के डायमेंशंस है मास में वो है 1, फोर्स के डायमेंशन लेंथ में है 1, फोर्स के डायमेंशन टाइम में जो है वो है -2। ओके, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और जो पावर होती हैं वही पावर, उन्हीं पावर को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं। तो डायमेंशंस की डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी है। डायमेंशंस आर द पावर टू विच बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड। बेस क्वांटिटीज की जो पावर है, एक्सपोनेंट भी हम इनको बोलते हैं। तो बेस क्वांटिटीज का जो पावर होते हैं उन्हीं को हम डायमेंशंस बोलते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम ऐसा बोलते हैं कि फोर्स के डायमेंशंस मास में है 1, लेंथ में है 1 और टाइम में है -2। तो ये हमने डायमेंशंस लिख दिए। लेकिन अब ये इसको स्मॉल करने के लिए देखो, ये काफी मास इंटू लेंथ इंटू टाइम, इसको छोटा बनाने के लिए फॉर्मूले को हमने मास का भी एक सिंबल बनाया है, डायमेंशन बनाया है, और लेंथ का डायमेंशन यूज करने के लिए हर बार लेंथ नहीं लिखना है, इसका भी एक सिंबल बना दिया गया है, टाइम का भी एक सिंबल बनाया है हमने। तो इसको हम ऐसा कुछ लिखते हैं कि मास के लिए m,
लेंथ के लिए हम एल यूज करते हैं और टाइम के लिए हम कैपिटल टी यूज करते हैं। तो जितने भी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, सातों की सातों फिजिकल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक सिंबल की जरूरत पड़ती है। तो वो सिंबल देख लेते हैं हम क्या क्या है, सातों सिंबल। तो सबसे पहले क्वांटिटी थी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास के लिए जो डायमेंशनल सिंबल बनाया गया है वो है कैपिटल एम, लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, और इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर से मैंने इसको यूज कर लिया ए एम्पियर, जो इसकी यूनिट आई थी हमारी। टेम्परेचर के लिए हम के यूज करते हैं, के केल्विन से हो गया। कई बुक्स में आपको इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट करता हुआ दिखेगा, और एम्पियर को आई से भी कई जगह पे कई बुक्स कर देती हैं रिप्रेजेंट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जो इनकी यूनिट है उसी से, कैंडेला सी डी आपका, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आपका MOL। तो ये इनके लिए सिंबल्स बनाए गए हैं। देखो ये यूनिट नहीं है, आपको पता है कि मास की जो यूनिट होती है वो आपकी किलोग्राम होती है। ओके, तो ये इसकी यूनिट है, ये इसकी यूनिट नहीं है। इस मास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल बनाया गया है। ओके, ये M है आपका। ओके, फिर से एक बार उसी एग्जांपल को मैं लिखता हूं। तो हमारा एग्जांपल आया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू लेंथ इंटू टाइम रेज टू पावर -2। यहाँ 1 और 1 था, तो मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से बोलते हैं कि जो फोर्स के डायमेंशंस है, मास में है 1, लेंथ में 1 और टाइम में -2। ओके, अब सिंबल की फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे हम? सिंबल की फॉर्म में इसको लिखा जाएगा, मास के लिए m और पावर में है 1, लेंथ l ये, और टाइम के लिए हमने t सिंबल यूज किया था और ये -2। तो ये जो है हमारा एक डायमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है। ओके, ये जो हमने लिखा है डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं किसका? फोर्स का। और डायमेंशनल फॉर्मूला को हम हमेशा ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। तो मैंने ये क्या लिख दिया? ये हमने लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स। और जब किसी क्वांटिटी को और उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को इक्वेट करके हम लिखते हैं, इस पूरी को हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ओके, तो हमने डायमेंशंस पढ़े, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ा और डायमेंशनल इक्वेशन पढ़ी। तो डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस है फोर्स के डायमेंशन, मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2। इसी तरीके से हम बोलते हैं M1L1T-2। ये जो बना, ये है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके लिखेंगे, और जब उस क्वांटिटी को उसके साथ इक्वेट कर दिया जाएगा उस फॉर्मूले के साथ, इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। अब कुछ क्वांटिटीज हैं हमारे पास, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं वैसे तो, लेकिन कुछ एक का डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल के देखते हैं, जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया वेलोसिटी का। वेलोसिटी आपकी सिंपल सी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ है, और लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? L, और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? T। और यहाँ पे मास तो है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि लेंथ में 1 और टाइम जब ऊपर जाएगा आपका तो टाइम में -1। देखो वैसे तो फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी 7 हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि मास में कितना है? 0, मास में है ही नहीं डायमेंशंस। और करंट में कितना है? एम्पियर में 0 लिख सकता हूं मैं। और आपका केल्विन जो टेम्परेचर था उसमें भी कितना है? 0 है। लेकिन इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सातों क्वांटिटीज रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हम 3 ही क्वांटिटी से डील करने वाले हैं, सिर्फ मास, लेंथ और टाइम। इन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। तो मास में कितने लिख दिया मैंने? 0, लेंथ में कितने? 1, और टाइम में डायमेंशंस वेलोसिटी के कितने हैं? -1। तो सिर्फ M, L और T से ही काम चल जाएगा, बाकी सातों की सातों क्वांटिटीज लिखने की जरूरत नहीं है हमको। हम इसको बोलेंगे
कि मास में वेलोसिटी के डायमेंशंस नहीं है, 0 डायमेंशंस है। इसी तरीके से मैं एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेता हूं। एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो नीचे टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज एल एंड टाइम का स्क्वायर है, तो टाइम का स्क्वायर कर दिया यहां पे हमने। और ये क्या बन गया, ये बन गया मास में 0, लेंथ में 1 और टाइम में -2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बन चुका है, एक्सेलरेशन का। आप इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मास रेज टू पावर 0, किसी की भी पावर 0 क्या होती है आपकी, 1 होता है ना। तो आप जब एल को या फिर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। और क्वांटिटी लेते हैं जैसे कि एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और दोनों ही आपकी डिस्टेंस होती है एक टाइप से। इसका मतलब लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। एंड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, 3 बार लेंथ को मल्टीप्लाई करना है, एल बी एच आपका फॉर्मूला होता है, तो लेंथ का क्यूब बनेगा। बोलना कैसे है इसको कि भाई मास में डायमेंशंस वॉल्यूम के, सॉरी वॉल्यूम के डायमेंशंस मास में कितने हैं, 0, टाइम में भी कितने 0, और लेंथ में कितने 3 डायमेंशंस हैं। और क्वांटिटी ले लेते हैं, एक लिया मैंने फोर्स, ये मैं पहले भी निकाल के दिखा चुका हूं आपको वैसे तो, मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी ओवर टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम का स्क्वायर आ गया था यहां पे, तो मास में 1, लेंथ में 1 एंड टाइम में -2। और लिखते हैं प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स के डायमेंशंस आपको पता है क्या होते हैं, ऊपर लिखे हुए हैं, m1 l1 t-2। और एरिया, एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो यहां से क्या बना, यहां से l रेज टू पावर 2 है, यहां पे 1 है, तो नीचे की एक पावर बचेगी, ऊपर जाके वो -1 हो जाएगी। तो m1 l-1 t-2 ये हमारा बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला, किसके लिए, प्रेशर के लिए। और लेते हैं हम वर्क डन, वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं हम वैसे, और वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो फोर्स के क्या आए थे अभी, m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट इज l। तो यहां से l रेज टू पावर 1 यहां पे और l रेज टू पावर 1 यहां पे, जब बेस सेम होता है और तो पावर जो आपके ऐड हो जाते हैं, तो 1 + 1 2, तो m1 l2 t-2 ये आपके बन चुके हैं वर्क डन के। जो वर्क डन के होते हैं वही एनर्जी के होंगे, क्योंकि वर्क डन एक टाइप से आपकी एनर्जी ही तो होती है। ओके, और देखते हैं, एक और कैलकुलेट करते हैं छोटा सा। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ओके, यहां से g के डायमेंशंस पूछ लिया आपसे, तो g के लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या बन रहा है। g इज एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 एंड m2। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए सबके डायमेंशंस रख दो आप। फोर्स के डायमेंशन क्या होंगे, m1 l1 t-2 निकाल चुके हैं हम। r इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए लेंथ स्क्वायर l स्क्वायर, एंड मास इंटू मास m2। यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, मास के लिए क्या बनेगा, नीचे पावर 1 बचने वाली है तो m-1, लेंथ यहां पे पावर 1 2 यहां पे 3, टाइम में -2। तो ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बन चुका है।
और देखते हैं कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हमने देखा पावर। पावर क्या होता है आपका? वर्क डन पर यूनिट टाइम, या फिर एनर्जी पर यूनिट टाइम। एक सेकंड में खर्च की गई एनर्जी को ही, या फिर एक सेकंड में किया गया वर्क ही आपका क्या होता है? पावर होता है ना। वर्क डन हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन हमारा आया था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला, और फोर्स क्या था आपका? फोर्स तो कुछ ऐसा था ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो लेंथ को एक बार और मल्टीप्लाई करना है आपका। तो ये हमारा वर्क डन का बना था, और टाइम नीचे है, तो यहां से ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा टाइम में। तो ये हमने पावर का कर लिया। इसी तरीके से एक और देखा मैंने, जैसे कि मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो अब तक हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में हम इनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो मास इज m एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड था, तो पर सेकंड। यहां से m1 l1 t-1, ये हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला बन चुका है। और देखते हैं, एक हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेंथ क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं वैसे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। तो देखो, ऊपर भी वेलोसिटी के डायमेंशंस, नीचे भी वेलोसिटी के डायमेंशंस हैं। तो वेलोसिटी इज LT-1 और नीचे भी वेलोसिटी इज LT-1। तो यहां से L से L कैंसिल और T-1 से T-1 कैंसिल हो चुका है आपका। तो डायमेंशंस क्या बचेंगे? कुछ भी नहीं बचेगा। M0, L0, T0, A0, K0। तो सारी की सारी क्वांटिटीज ही आपकी क्या बच रही हैं? 0 बच रही हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं आपके। ओके, इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल लिया ऐसा ही, एंगल। एंगल आपका होता है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की लेंथ आपकी, ये भी आपकी L में आएगी, और रेडियस भी आपकी एक लेंथ ही होती है। तो L से L कैंसिल हो जाता है, तो कोई डायमेंशंस नहीं बचते हैं। ओके, तो एंगल के भी कोई डायमेंशंस नहीं हमने देखे, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के भी कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। लेकिन यहां इसकी यूनिट होती है एक, जो कि हम रेडियन या फिर डिग्री यूज करते हैं। तो हमको देखो ऐसी क्वांटिटीज मिल रही हैं जिनकी यूनिट है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। ओके, तो यूनिट, और एक चीज हम लिख रहे हैं डायमेंशन। तो ऐसी क्वांटिटीज मिलना पॉसिबल है कि यूनिट उनकी जो डायमेंशंस है आपके वो नहीं होते लेकिन यूनिट होती है आपकी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यूनिट तो नहीं है लेकिन डायमेंशंस होंगे आपके। ओके, दो सिचुएशन यहां पे है। मैंने क्या क्या बताया है? एक ऊपर वाली सिचुएशन है, एक नीचे वाली सिचुएशन है। ऊपर वाली सिचुएशन ऑलवेज ट्रू है, ये बिल्कुल ठीक बात है ऊपर वाली, कि ऐसा हो सकता है आपका कि यूनिट तो है लेकिन डायमेंशंस नहीं है। हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देख भी लिया कि डायमेंशंस तो ना तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के होते और ना ही एंगल के होते हैं, लेकिन यूनिट यहाँ पे एंगल की तो है। तो ऐसी क्वांटिटीज मिल सकती हैं आपको जिनमें डायमेंशन तो नहीं है लेकिन यूनिट है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है कि यूनिट नहीं है तो डायमेंशन भी पक्का उसका होगा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, तो ये नीचे वाली बात नहीं हो सकती है। अगर उसकी यूनिट नहीं है तो पक्का डायमेंशंस नहीं मिलेंगे।
ओके, ये कंफर्म है बात, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऊपर वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, तो एक दो क्वांटिटीज और देखते हैं। जैसे कि एक होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए करवा देता हूं मैं इसको भी। इसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, आपका एक फॉर्मूला है हमारे पास, एनर्जी। आपने सुना होगा लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और लाइट एक एनर्जी की फॉर्म में ऊपर से आती है, फोटॉन्स उनको हम बोलते हैं। तो उस फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कुछ कोई कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, वो जो रेडिएशन आ रही है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सिंबल है न्यू आपका, एन यू, इसको न्यू से हम डिनोट करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो इस प्लैंक्स कांस्टेंट के जो डायमेंशन है वो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो H इज इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी हमने देखा था अभी, वर्क डन होता है आपका, वर्क डन क्या होता है आपका, फोर्स होता है इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो एक और एल हमने कर लिया यहां पे। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपका होता है 1 टाइम, टाइम पीरियड का ही उल्टा आपका फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस निकालेंगे तो क्या निकल के आने वाले हैं, टी रेज टू पावर -1। तो टी -1, तो यहां से ये ऊपर जाएगा, फिर एक ही पावर -1 बचने वाला है सिर्फ वहां पे। तो m1l2t-1, ये हमने बात कर ली प्लैंक्स कांस्टेंट की। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी हमने ली जिसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम ओमेगा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका एक, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है तो हम लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट आपका रोटेशन कर रहा होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल रहे होते हैं कि वो कितना एंगल कितने टाइम में रिवॉल्व कर रहा है, तो कवर कर रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल डिवाइडेड बाय टाइम, एंगल मेड पर यूनिट टाइम। तो एंगल के डायमेंशंस अभी पढ़े थे, कुछ नहीं होते। और टाइम के तो आपको पता है t रेज टू पावर 1 होते हैं। तो यहां से m रेज टू पावर 0 1, l रेज टू पावर 0 1, t रेज टू पावर 1, तो 1/t, दिस इज t-1। ओके,